नमस्कार। लिव विद डायबिटीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं डायबिटीज से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जी डी रामचंदानी, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, दासवानी डेंटल कॉलेज, कोटा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनके साथ है डॉक्टर मनोज सलूजा, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम एस सूरी, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, सूरी डायबिटिक एंड हार्ट केयर सेंटर, कोटा से। आप तीनों डॉक्टर्स का स्वागत है लिव वेल विद डायबिटीज के इस एपिसोड में। डॉक्टर एम एस सूरी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। डायबिटीज क्या है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज शरीर के कौन से अंग को ज्यादा प्रभावित करती है? पेनक्रियास नाम की ग्रंथि से इंसुलिन सिक्रेट होता है जो शुगर को पचाने में काम में आता है। अगर ऑटोइम्यूनिटी या संक्रमण से इंसुलिन बनाने के सेल्स पेनक्रियास में नष्ट हो जाएं तो टाइप 1 डायबिटीज होती है। इन लोगों को हमेशा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर इंसुलिन कम बने या इंसुलिन कारगर न रहे, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, उस स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज होती है जो 20 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को हो सकती है। इनमें दवाएं काम करती हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन काफ़ी जटिल है और काफ़ी दुष्प्रभावी है। तो इनको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। खून की बड़ी नाड़ियों की प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक, लकवा और पैरों में गैंग्रीन। खून की छोटी नाड़ियों की प्रॉब्लम्स जिसमें किडनी प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी हो सकती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को डायग्नोसिस के 5 साल के बाद और फिर हर साल, और टाइप 2 डायबिटीज़ को डायग्नोसिस पर और फिर हर साल आंखों की रेटिना की जांच करानी चाहिए। इसी प्रकार से 25 से 30% रिस्क होता है डायबिटिक व्यक्ति को किडनी प्रॉब्लम होने का। किडनी के सिम्टम्स जल्दी नहीं आते और जब पता चलता है तो किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए हमें हर साल यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन की जांच करानी चाहिए ताकि हम इससे जल्दी पता लगा सकें और एस इनहिबिटर्स और ARB दवाइयां लें जिससे किडनी की प्रॉब्लम को बचाया जा सकता है। इसी तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कम से कम 50% डायबिटिक लोगों को न्यूरोपैथी होती है। इसके लिए हम बायोथियोमीटर की जांच करें और उससे हम इसका जल्दी पता लगा सकते हैं। डॉक्टर रामचंदानी, डायबिटीज रेटिनोपैथी क्या है और डायबिटीज के कारण डायबिटीज रेटिनोपैथी कैसे होती है? जैसा कि हम जानते हैं, डायबिटीज की वजह से जब आँख पर असर आता है, खासकर आँख का जो पिछला हिस्सा जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं या हिंदी में आम भाषा में उसको पर्दा बोलते हैं या फंडस बोलते हैं, उस पर जब असर आता है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। तो डायबिटीज़ में रेटिनोपैथी जो होती है वो एक तरह की माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती है। उन धमनियों में जब डायबिटीज़ लंबे टाइम से है तो खून का दौरा धीरे धीरे कम होने लगता है। जब खून का दौरा कम होता है तो वो बीच बीच में से थोड़ी सी हल्का सा उसमें सूजन आ जाती है जिसको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं, और वो खून उसमें से बाहर रिसने लगता है। तो उसकी वजह से आँख के पर्दे पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं और मरीज़ को आगे चल के तकलीफ होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में शुरू में कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि पर्दे पर जहाँ इमेज बनती है उस पर्टिकुलर फोबिया में यदि तकलीफ हो तो तुरंत तकलीफ होती है। बाकी पूरे पर्दे में जनरली तकलीफ तब होती है जब रेटिना हमारा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। शुरू में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। जब ज़्यादा तकलीफ होती है तो मरीज़ को हवा में कुछ धब्बे से दिखते हैं, फ्लोटर्स दिखते हैं, या इमेज थोड़ी सी धुंधली दिखती है। कई बार 1 के 2 दिखने लग जाते हैं, रात में देखने में तकलीफ होती है और जनरली देखा है कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इन चीज़ों में यदि आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, स्मोकर हो, डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मरीज़ को आगे चल के डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डायबिटीज़ में हमें जैसे रूटीन में चेकअप कराते हैं, ब्लड शुगर या दूसरी जाँचें, उसमें हमें पर्दे की जाँच भी नियम से करना चाहिए। रेटिनोपैथी को हम लोग जल्दी जाँच करके बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन एक बार रेटिनोपैथी हो गई है तो फिर उसका इलाज महंगा होता है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर सलूजा, डायबिटीज रेटिनोपैथी के सिम्टम्स क्या हैं और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? हमारा जो कलर विजन है, जो हम लाल, हरा, पीला, ये डिफरेंट कलर्स को बहुत आसानी से अच्छे से रिकग्नाइज कर पाते हैं एक नॉर्मल आई से,
वो देखने में हमें दिक्कत होने लग जाती है। इसी तरह डार्क और एम्प्टी एरियाज दिखते हैं। जब हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमें कुछ पार्ट उसके डार्क या एम्प्टी दिखने लग जाते हैं। और अल्टीमेटली जैसे जैसे डायबिटिक रेटाइनोपैथी प्रोग्रेस करती है तो विजन लॉस होने लग जाता है। इन स्पाइट ऑफ करेक्शन बाय लेंसेज जो है प्रॉपर विजन नहीं मिल पाता है। ये इस डायबिटिक रेटाइनोपैथी के शुरुआती लक्षण हैं। यदि इस तरह के कोई सिम्टम नोटिस में आते हैं, आप फील करते हैं कि फ्लोटर्स दिख रहे हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन है, कलर विजन में प्रॉब्लम है या फ्लक्चुएटिंग विजन है, तो ऐसे में यू विजिट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। Your ophthalmologist is going to do a fundus examination. Fundus examination में क्या होता है, हमारी आँख की जो पुतली है इसे डायलेट करके और आँख का जो पर्दा है रेटाइना उसे देखते हैं मशीन के द्वारा, जिसे ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं और उस पर्दे पे परिवर्तन दिखने लग जाते हैं। यदि उसकी ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो रही है तो दिखता है, उसमें नई ब्लड वेसल ग्रो हो रही हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटी जिस तरह खून की नलकियों का ब्लॉक हो जाना, उनका लचीला हो जाना, टॉर्चुअस हो जाना, डायलेटेड दिखना, उनसे रिसाव होने लग जाता है फ्लूइड का। तो ये सब चीज़ें जो है वो फंडस एग्जामिनेशन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखता है और इसी से डायबिटिक रेटाइनोपैथी का डायग्नोसिस होता है। तो ऐसे में यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करना है। प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर वन मस्ट विजिट or see his or her ophthalmologist for early detection of diabetic retinopathy। यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट के बारे में। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है लिव वेल विद डायबिटीज में। डॉक्टर सूरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है? खून की छोटी नाड़ियों से डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें पैरों में सुन्नता, झंझनाहट, दर्द या सुइयां चुभना जैसा हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कई प्रकार की होती है। सबसे सामान्य ज़्यादा देखने वाली पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। इसमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है और पैरों से ऊपर बढ़ती है। इसमें सुन्नता हो सकती है, झंझनाहट हो सकता है या कई लोगों को काफी तीखा पेन और तकलीफ हो सकती है। दूसरे एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी जो शरीर की अपने आप क्रियाएं चल रही हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, तो इसको हम शॉर्ट में एएनएस कहेंगे। एएनएस डिसफंक्शन से बॉडी अगर पोजीशन चेंज करे, बैठने से खड़े हो जाए व्यक्ति, तो वो ब्लड प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर पाती और उसमें बीपी अचानक फॉल होने से व्यक्ति को चक्कर आ सकता है या वो बेहोश हो सकता है। इसी तरह से एलिमेंट्री सिस्टम की बात करें तो पेट की और हाथों का मूवमेंट्स एएनएस डिसफंक्शन में कम हो जाता है। उसकी वजह से पेट में फुलाव सा महसूस होता है, आफरा सा लगता है, इनडाइजेशन लगता है। इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम होता है तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक होती है पॉलीरेडिकुलोपैथी। इसमें सिमेट्रिकल नहीं होती, एक ही साइड में शरीर में, हाथ और बाह में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पिंडलियों में, जांघों में या हिप्स में काफ़ी सीवियर पेन होता है और अगर एएनएस डिफेक्शन पेट पर हो तो पेट का काफ़ी सीवियर दर्द हो सकता है। फिर होती है एक मोनोन्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी। ये ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स में या पेरिफेरी की सिंगल नर्व्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर क्रेनियल नर्व्स में इन्वॉल्वमेंट हो तो आँखों में धुंधलापन, आँखों से डबल दिखना या किसी आँख के पीछे में सीवियर पेन होना हो सकता है। डॉक्टर रामचंदानी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? न्यूरोपैथी, जैसा कि इसके नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि न्यूरोपैथी मतलब नसों की बीमारी। डायबिटीज़ में जब हमारे नसों पर असर आता है तो उसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी कई तरह की होती है, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक। और मुख्य रूप से जो हमें न्यूरोपैथी देखने को मिलती है वो सेंसरी मोटर देखने को मिलती है। और ज़्यादातर केसेस में हम लोग न्यूरोपैथी जो है या तो पैरों में होती है तकलीफ या हाथों में होती है तकलीफ। न्यूरोपैथी में हमारी जो नसें होती है, नर्व्स होती है, उसमें डैमेज होता है। तो खासकर जितनी लंबी नसें होंगी उसमें डैमेज
ज़्यादा होता है, तो स्पेशली ज़्यादातर लक्षण हमारे न्यूरोपैथी के पैरों की नसों से या हाथों की नसों में शुरुआत होती है, जिसमें कि सेंसरी या मोटर न्यूरोपैथी होती है। सेंसरी या मोटर न्यूरोपैथी में ज़्यादातर पेशेंट में शुरू में कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये भी एक तरह की डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि छोटी धमनियाँ जो है नसों की, उसमें असर करती है। अल्टीमेटली सब जगह डायबिटीज़ में देखा है कि अल्टीमेटली जो नसों में तकलीफ जो होती है वो मुख्य रूप से डायबिटीज़ की जो पैरों की नसें हैं, उनकी जो धमनियाँ जो सप्लाई करती है खून की, उनमें ब्लॉकेज आता है। उनमें जब ब्लॉकेज आएगा तो पैरों की नसों में तकलीफ होगी। जनरली शुरू में कोई लक्षण नहीं होते हैं, और या जब ज़्यादा तकलीफ होती है तो पेशेंट को ऐसा लगेगा पैरों में कुछ जलन हो रही है, झंझनाहट सी हो रही है, या कुछ पैरों में कील चुभ रही है, या पैर में चलने में दर्द हो रहा है। कई बार जब पैर में तकलीफ के साथ साथ हाथों में भी तकलीफ होती है, तो इसको हम लोग ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप बोलते हैं, यानी कि पैर में जो हम लोग जुराब पहनते हैं वहाँ तक असर होता है, और हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप न्यूरोपैथी होती है। क्योंकि ये लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं शुरू में, तो हम लोग इसकी जांच करके इसको पता लगाते हैं। वही अगर आपको डायबिटीज़ लंबे टाइम से है, और यदि आपको डायबिटीज़ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसमें खून का दौरा कम होता है, डायबिटीज़ के साथ साथ स्मोकिंग अगर आप करते हैं, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक न्यूरोपैथी देखा है लंबे लोगों में ज़्यादा होती है। डॉक्टर सलूजा, डायबिटिक फुट क्या है और डायबिटीज से डायबिटिक फुट कैसे होता है? डायबिटिक फुट का कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, उसे डायबिटिक फुट कहते हैं। और डायबिटिक फुट में हम मानते हैं इन्फेक्शन, अल्सर और ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, ये 3 पार्ट होते हैं उसमें। इन्फेक्शन हो जाना, जिस तरह कई क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, घाव का बन जाना, अल्सर बन जाना, और आर्थ्रोपैथी मीन्स जो समस्या है वो जब गहरी हो जाती है, बोन टिश्यू तक, बोन एंड जॉइंट्स तक पहुंच जाती है पैरों के, तो उसे डायबिटिक फुट डिजीज़ कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर डायबिटिक फुट डिजीज़ का मेन जो कारण होता है वो 2 हैं। एक तो डायबिटीज़ के कारण ब्लड फ्लो जो है वो स्लगिश होने लग जाता है, पैरों की जो ब्लड सप्लाई है वो कम होने लग जाती है। दूसरा, जो संवेदना ले जाने वाली नर्व्स हैं डायबिटीज़ की, वो नर्व्स जो है प्रभावित होने के कारण सेंसेशन जो है वो नहीं पहुंच पाती है। यदि नर्व प्रभावित है, व्यक्ति को गर्म ठंडे का, चोट का पता नहीं चलेगा, दर्द का एहसास बंद हो जाता है। ऐसे में यदि कोई चोट लग जाती है तो वो अनअटेंडेड, अननोटिस्ड रह जाती है। ऊपर से ब्लड फ्लो नहीं है, इस कारण वो चोट वाली जगह घाव भरता नहीं है। कोई इन्फेक्शन ग्रो कर जाए, यदि कोई फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर जाए, तो ऐसे में वो जो चोट है वो अल्सर में परिवर्तित हो जाती है। इसके ऊपर ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़ में क्योंकि स्किन की ब्लड फ्लो जो है वो स्लगिश है, तो स्किन हेल्दी नहीं होती, स्किन ड्राई होती है, कॉर्न, कैलस, इस तरह की चीज़ें बनने लग जाती हैं, और वो भी डायबिटिक फुट को कंट्रीब्यूट करती हैं। और जब ये प्रॉब्लम गहरी होने लग जाती है, अंदर बोन डीप सॉफ्ट टिश्यू से बोन तक पहुंच जाती है, तो उसे डायबिटिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। तो इस तरह स्किन का इन्फेक्शन, स्किन का अल्सरेशन, स्किन की ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, इन तीनों को मिलाकर डायबिटिक फुट डिजीज़ कहते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। डायबिटीज़ के कारण जो ब्लड फ्लो प्रभावित हुआ वो भी एक कारण है, नर्व्स डैमेज हुई वो भी एक कारण है, इन्फेक्शन को प्रोन हो गया यदि उसकी डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो वो भी एक कारण है। तो सब जो कारक हैं ये मिलकर डायबिटिक फुट को जन्म देते हैं। वेलकम बैक टू लिव वेल विद डायबिटीज। डॉक्टर एम एस सूरी, आप बताइए डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? डायबिटिक फुट खून की बड़ी नाड़ियों की कॉम्प्लिकेशन से भी हो सकता है, और पैरों के स्नायु तंत्र की खराबी से भी हो सकता है। अगर खून की बड़ी नाड़ियों से डायबिटिक फुट डेवलप हो तो उसमें अल्सर्स हो जाते हैं पैरों में, जो आसानी से ठीक नहीं होते, और उसमें इन्फेक्शन या पस पड़ जाए और अल्टीमेटली पैर की गैंग्रीन हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें पैर काटना पड़ सकता है बाकी टांग को बचाने के लिए। ऐसे ही अगर न्यूरोपैथी से पैर में प्रॉब्लम हो तो उनको न्यूरोट्रॉपिक अल्सर कहते हैं। जो ट्रॉफिक अल्सर्स होते हैं ये पंच्ड आउट डीप अल्सर्स होते हैं, और इसमें दर्द की पता नहीं चलता मरीज को, तो हम इसमें अगर सुई भी चुभाएंगे तो मरीज को पेन नहीं होता। ये डायग्नोसिस है कि ये न्यूरोपैथिक अल्सर है। इसी तरह से शार्कोट्स फुट होता है, जो न्यूरोपैथिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी से वेट बेयरिंग जो बोन होती है उस पर डिजनरेशन चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आसपास की बोन्स में भी बोन्स गलने लगती हैं। तो उसमें
जॉइंट और पैर डिफॉर्म हो जाता है, बेडोल हो जाता है, और अगर सही समय पे इसका उपचार सर्जरी द्वारा न करें तो ये तकलीफ बढ़ सकती है और इसमें भी पैर काटना पड़ सकता है। फिर साधारण बीमारियां जो पैर में होती हैं, जैसे एथलीट फुट, इसमें उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, उसमें लालपन और दर्द होना, या जैसे कैलस फॉर्मेशन, जैसे वेट बेयरिंग एरिया में पैर में चमड़ी मोटी और सख्त होने लगती है, जिसको हम अपने आप हमें हटाना नहीं चाहिए या काटना नहीं चाहिए, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी प्रकार से बनियन बन सकते हैं बोन्स के वेट बेयरिंग एरिया में, झिल्लीदार लेयर में पानी इकट्ठा होने से ये बनियन बन जाते हैं। तो ये सब डायबिटीज से पैरों की प्रॉब्लम्स हैं। इनसे हमें पैरों का रोज ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पैर बचा सकें, क्योंकि हमारा सारा जीवन पैरों पे ही चलता है। डॉक्टर रामचंदानी, डायबिटीज में हर दिन पैरों की जांच करना क्यों जरूरी है? जूते चप्पल का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायबिटीज़ के पेशेंट को पैर की जांच अपन खुद रेगुलर करना चाहिए, खुद देखना चाहिए पैर में, उसको रोज़ उसके धोना चाहिए, कपड़े से सुखाना चाहिए, उसके ऊपर कोई माइल्ड क्रीम हल्की फुल्की कोई भी लग सकता है, उंगलियों के बीच का हिस्सा सूखा रखना चाहिए, नाखून थोड़ा ढंग से काटना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। जूते जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है डायबिटीज़ में। जूतों की जो है डायबिटीज़ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जूता जो है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, आगे का हिस्सा पॉइंटेड नहीं हो, हार्ड नहीं हो। अगर पॉइंटेड है, हार्ड है तो अंगूठे पे जोर पड़ेगा, अंगूठा या उंगली के ऊपर आ जाएगा तो उसमें घाव होने के चांस रहेंगे। पीछे का जो बेस है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। हमेशा जूते का साइज आधा नंबर या 1 नंबर बढ़ाना चाहिए। हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको शू खरीदना है तो आप दिन में या शाम को खरीदें, जिसमें कि आपको शू का साइज उस टाइम आपका है। अगर सवेरे खरीदेंगे तो कई बार एक साइज या आधा साइज छोटा होता है और बाद में रात शाम को अपना पैर कई बार थोड़ा हल्का सूज जाता है। तो टाइट जूता आपके अल्टीमेटली शू बाइट करके आगे चल के अल्सर करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के डायबिटिक फुट जो है वो ख़राब बीमारी होती है, उससे हम लोग बच सकते हैं। डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर होने के बाद आगे चल के अंगूठा या पैर काटने की नौबत आती है, और ये एम्पुटेशन यानी कि पैर काटने का डायबिटीज़ जो है दूसरा मुख्य कारण है रोड एक्सीडेंट के बाद। तो बचाव ही इलाज है। यदि हम लोग अच्छी सब कुछ कंट्रोल रखें, बराबर पैर का ध्यान रखें, बराबर रेगुलर चेक करें, तो इससे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाली जटिलताओं से बच सकते हैं और आगे चल के डायबिटिक फुट से बच सकते हैं। डॉक्टर सलूजा, डायबिटीज में रेटिनोपैथी या न्यूरोपैथी से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी के रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो यदि हम उन रिस्क फैक्टर को टारगेट करेंगे तो अपने आप जो है इससे बचा जा सकता है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी और न्यूरोपैथी के लिए रिस्क फैक्टर जो हैं, एक तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, जितनी पुरानी डायबिटीज़ है उतने ज़्यादा संभावना होती है। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, यदि डायबिटीज़ आपकी लंबे समय से अनकंट्रोल्ड है तो रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्योंकि डायबिटिक्स जो हैं उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं। यदि डायबिटिक स्मोकर है तो इस तरह की प्रेगनेंसी है, तो ये कंडीशन भी जो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी और न्यूरोपैथी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे बचाव के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। कंट्रोल मतलब हमारा फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर भी कंट्रोल रहे, और 3 मंथ्स का जो एवरेज जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो भी कंट्रोल रहे। तो उसके लिए हमें इसको पीरियोडिकली चेक करना है। रही बात दूसरे रिस्क फैक्टर्स की, ब्लड प्रेशर है, उसको भी विद मेडिसिन, विद लो सॉल्ट डाइट, विद रेगुलर एक्सरसाइज हम कंट्रोल करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को भी विद डाइट, एक्सरसाइज एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ सजेस्टेड बाय द फिजिशियन, मेडिसिन लेके कंट्रोल करना है। लाइकवाइज फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, they can be very well avoided and we can control the occurrence of diabetic retinopathy or diabetic neuropathy. तो ये in nutshell है कि how to control the occurrence of diabetic retinopathy and neuropathy. If your diabetes happens to be under control, you can very well control the occurrence of these two conditions. और इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम periodically चेक कराएं। रेटाइनोपैथी हमें नहीं चेक करनी। रेटाइनोपैथी इन केस कोई सजेस्टिव सिम्टम दिखते हैं तो हमें डॉक्टर को विजिट करना है। और व्हाट प्रोटोकॉल सेज कि दोज हु आर डायबिटिक मस्ट विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एटलीस्ट वंस अ ईयर।
जहाँ तक डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात आती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई सेंसेशन लॉस है, हमारे फुट में कोई इंजरीज हो रही हैं जिनका हमें पता नहीं चल रहा है, गर्म ठंडे का पता नहीं चल रहा है, सुन्नपन है, इस तरह के सिम्टम्स हैं तो न्यूरोपैथी डिटेक्शन का भी टेस्ट होता है, वो हम करवा सकते हैं और इसको जल्दी डिटेक्ट करके इसके होने को रोका जा सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे डायबिटीज से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ। आप देख रहे थे लिव वेल विद डायबिटीज। धन्यवाद।